क्या हमल में खारिश होना बहुत हद तक डेंजरस है, इसके इफेक्ट्स जो हैं वो बेबी पे कैसे हो सकते हैं, और कई दफ़ा अनफॉर्चुनेटली बेबी की डेथ भी हो सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी एक बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक कुदरती अमल है जिससे एक हामला खातून गुजरती है। फॉर्चुनेटली कई दफ़ा ऐसे होता है कि प्रेगनेंसी अनइवेंटफुल जाती है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है कि प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विद सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस। इससे मेरे कहने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अनइवेंटफुल और नॉन कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी जो है एक बहुत आसान सिचुएशन है जिससे एक हामला खातून गुजर रही है, बल्कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेट हो जाती है या उसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं तो वो उस प्रॉब्लम को मल्टीप्लाई कर देती है। कुछ ऐसी कंडीशंस जिनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ये वो कंडीशन है जो कि आजकल बहुत कॉमनली पाई जा रही है, और ये है कि हमल के दौरान जो खारिश पेशेंट्स को शुरू हो जाती है वो क्यों होती है। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। मेरा आज का टॉपिक इस चीज़ से रिलेट करके है कि क्या हमल में खारिश होना बहुत हद तक डेंजरस है माँ के लिए, बेबी के लिए, और इसके आगे फर्दर क्या इम्प्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहले तो हम नंबर वाइज उन कंडीशंस को डिस्कस कर लेते हैं कि एक तो कंडीशन है जिसमें ड्राई स्किन होती है। वन ऑफ द रीजंस ऑफ ये जो पेशेंट को खारिश होती है, और ये ड्राई स्किन प्रेगनेंसी की वजह से होती है, और इसमें आप इमोलिएंट्स के साथ, मॉइस्चराइजर्स के साथ या एंटी एलर्जी लेने से ये ठीक हो जाती है। सेकंड ये है कि कई दफ़ा जो आपकी स्किन में स्ट्रेचिंग होती है, स्पेशली एब्डोमेन में, तो उसमें खारिश होती है। तो उसके लिए भी ये है कि आप कोल्ड पैक्स लगा सकते हैं और मॉइस्चराइज कर सकते हैं, तो इससे आप इसको रिलीव कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन इज स्केबीज। स्केबीज वो कंडीशन है जो कि प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट इवन मेल्स को भी ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। बेसिकली ये टाइनी माइट्स होते हैं जो आपकी बॉडी पे सर्वाइव करते हैं, और स्पेशली ये होते हैं, ये जैसे इंटरडिजिटल क्लेफ्ट्स हैं उंगलियों के दरमियान, आपकी आर्म्स की जो एल्बो जॉइंट्स का फ्रंट पोर्शन है इसमें, लेग्स के घुटनों के पीछे, आपके बॉटम पे ये होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा खारिश करते हैं, और इससे ये कंटेजियस होता है, यानी कि अगर फैमिली में किसी एक मेंबर को स्केबीज है तो ये पूरी फैमिली में फिर ये फैलती है। और जब तक आप इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते, यानी आप एंटी स्केबीज मेडिकेशन नहीं लेते, तब तक ये खारिश ठीक नहीं होती। इसके लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करना होता है, या ओवर द काउंटर भी ऐसी दवाइयाँ मिलती हैं जिनसे आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। अब आते हैं हम उस कंडीशन पे जो कि एसोसिएटेड है प्रेगनेंसी के साथ। इसको हम कहते हैं ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस या इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी, जिसमें ये होता है कि जिगर के अंदर कुछ जो टेस्ट हैं, हमारे जो लिवर फंक्शन टेस्ट हैं, वो डिरेंज होते हैं। और वो क्यों डिरेंज होते हैं कि आपके खून में कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे कि बाइल एसिड्स हैं, वो रिलीज होते हैं। नॉर्मली एक नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल में वो एक्सक्रीट हो जाते हैं, लेकिन कुछ प्रेग्नेंट फीमेल्स में ये होता है कि वो बॉडी के अंदर ही रहते हैं, ब्लड के अंदर रहते हैं, और स्पेशली वो जाके आपके पाम्स और सोल्स की जो स्किन है उसमें जाके, वो स्किन के नीचे जाके वो अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को मोस्टली जो है ये हाथों की तलियों पे, पैरों के तलवों पे और फ्रंट ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स बहुत ज़्यादा खारिश होती है। प्रेगनेंसी के दौरान जब भी कोई पेशेंट मेरे पास खारिश की सिम्टम के साथ आता है तो मैं उसमें इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस को ज़रूर रूल आउट करती हूँ, बिकॉज अगर किसी वजह से ये इसका डायग्नोसिस मिस हो जाए तो इट कैन बी वेरी लीथल बोथ फॉर द बेबी एंड द मदर एज वेल। इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस छठे माह से शुरू होता है, कई दफ़ा ये 8वें या 9वें माह में भी शुरू हो जाता है, लेकिन अगर ये छठे माह से शुरू होता है तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बढ़ने लग जाती हैं अगर ये अनट्रीटेड रहे। अब उसमें ये होता है कि जैसे कि मैंने पहले बताया, एक पेशेंट आती है खारिश के साथ आती हैं, तो हम सबसे पहले उनके लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, और उसमें एक एंजाइम होता है ALT, उसको देखा जाता है कि वो कितना इंक्रीज्ड है। उसके लेवल के हिसाब से फिर कंफर्मेशन टेस्ट के लिए हम बाइल एसिड्स का टेस्ट कराते हैं, और अगर वो रेज होता है तो फिर हमारा एक कंफर्म डायग्नोसिस बन जाता है, कि जिसको मैं आम जबान में हामला औरत के जिगर की सोजश कह सकती हूँ।
और इसका ट्रीटमेंट अब पहले एक टैबलेट होती थी जो कि बाहर से मंगवानी पड़ती थी, लेकिन फॉर्चुनेटली पिछले 6-7 साल से वो पाकिस्तान में बहुत इजीली अवेलेबल है और उसकी डोज जो है आपके एंजाइम्स के लेवल के हिसाब से एडजस्ट की जाती है। साथ में आपको हम विटामिन के देते हैं और सिम्टोमेटिक रिलीफ साथ एंटी एलर्जी दे दी जाती है ताकि खारिश से रिलीव होना शुरू हो जाए। स्किन में आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। एलोवेरा जेल को फ्रिज में रखिए, उसको लोशन में मिक्स करें तो उससे भी काफ़ी सूदिंग इफेक्ट मिलता है। कोल्ड शावर्स लेने से बहुत अच्छा आपको इफेक्ट आता है, लेकिन जब आप वो टेबलेट लेना शुरू करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जो बाइल एसिड्स हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। हम हर 2 हफ्ते के बाद वो टेस्ट रिपीट कराते हैं और अकॉर्डिंगली अगर तो वो टेस्ट की वैल्यू हमें डिजायर्ड लेवल तक कम हो रही है उस डोजेज के साथ तो हम वो डोजेज कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन अगर वो लेवल्स ठीक नहीं हो रहे तो फिर हमें डोज बढ़ानी पड़ती है। अब इसके इफेक्ट्स जो हैं वो बेबी पे कैसे हो सकते हैं कि अगर तो आप जो बाइल एसिड्स हैं वो मदर के थ्रू बेबी की सर्कुलेशन में चले जाते हैं तो जो बच्चे की शरेयाने हैं उनमें जाके वो डिपॉजिट हो जाते हैं और वो थ्रोम्बस यानी कि वो क्लॉट्स की फॉर्म में बन जाते हैं और बच्चे को ऑक्सीजन और फूड की सप्लाई नहीं जाती, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता पहले तो बच्चे की मूवमेंट कम होती है, बच्चे की हार्ट बीट खराब होती है। वो आप सीटीजी पे उस पैटर्न को देखते हैं, हार्ट बीट लो होना शुरू हो जाती है और कई दफ़ा अनफॉर्चुनेटली बेबी की डेथ भी हो सकती है। हर कंडीशन में हम ये देखते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि प्रेगनेंसी को 38 वीक्स तक लेकर जाया जाए, बल्कि अब तो इंडक्शन ऑफ लेबर की जो क्राइटेरिया है, जो गाइडलाइंस हैं, उनमें हम 39 वीक्स तक भी लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट को इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी डायग्नोज हो जाए तो फिर हम उसको 37 वीक्स पर इंडक्शन प्लान करते हैं। डे ऑफ इंडक्शन से 2 दिन पहले हम उसको बेबी को लंग मेच्योरिटी का इंजेक्शन ज़रूर लगाते हैं, बिकॉज अगर पेशेंट उसका सी सेक्शन करना पड़ सकता है या ड्यू टू बाइल एसिड्स बच्चे ने कई दफ़ा मिकोनियम पास कर देते हैं, बच्चा डिस्ट्रेस में चला जाता है और अगर इमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़ता है तो उससे पहले बेहतर होता है कि बच्चे को लंग मेच्योरिटी का इंजेक्शन ज़रूर दिया जाए। उसके साथ जब पेशेंट का जब आपको ये पता चल जाता है कि अब आपकी डॉक्टर ने आपका इंडक्शन प्लान कर दी है या ड्यू टू सम रीजन सेक्शन प्लान कर दिया है तो प्लीज़ आपने अपने ग्रुप स्पेसिफिक डोनर स्टैंड बाय रखने होते हैं। नॉर्मली हम एक का कहते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन में क्योंकि इसमें ब्लड के अंदर भी बहुत चेंजेस आते हैं, जो ब्लड के खून की जो क्लॉटिंग है कई दफ़ा वो डिरेंज हो जाती है, तो उसके लिए कम अज़ कम आपके पास 2 से 3 डोनर्स ज़रूर होने चाहिए। आई होप मैंने अपनी इस वीडियो में इस प्रॉब्लम को बहुत डिटेल से डिस्कस कर दिया है और अब मैं चाहूँगी कि आप जो है खुद भी इस बारे में केयरफुल रहें और डॉक्टर्स तो ऑब्वियसली जैसे ही कोई सिम्टम बताता है तो हम उसको ज़रूर उसको डील करते हैं। थैंक यू सो मच।